So the thing is basically डॉक्टर सर ने हमको बताने की कोशिश की कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एसएमईडी और पूरा अगर बर्ड्स हाई व्यू देखे तो हमको क्या क्या देखना चाहिए एसएमईडी करते समय। अभी नेक्स्ट जो सेशन है उसमें मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कल हम डिसाइड करते हैं कि हमको हमारा सेटअप टाइम कम करना है तो आपको क्या क्या देखना है, कैसे देखना है और क्या चीजें आपको यूज हो सकती है जिससे आपका सेटअप टाइम कम करने में आपको मदद हो सकती है। सो जैसे कि बताया गया है कि एसएमईडी इज बेसिकली सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइस। हमको ये देखना है कि कम से कम समय में हम हमारा सेटअप कैसे लगाएं। बहुत बार इसको चेंज ओवर टाइम भी बताया जाता है, पर्टिकुलरली जहाँ पे असेंबली लाइन है तो वहाँ पे कुछ डाइस फिक्सर्स वगैरह ज्यादातर नहीं होते, लेकिन चेंज ओवर का प्रोसेस होता है। सो वो भी टाइम है, वो एक्चुअली बाय प्रिंसिपल इट इज द सेटअप टाइम। सो इसको चेंज ओवर टाइम भी बोला जाता है। बाय प्रिंसिपल सेटअप टाइम कम करने को और चेंज ओवर टाइम कम करने के लिए सेम प्रिंसिपल यूज होता है। So we'll go ahead. Basically, as doctor also said, setup time is basically considered as an availability loss. अगर आपको हमारे लास्ट सेशन ओई के को याद आ रहा है तो उसमें हमने बताया था कि इसके दो नजरिए हो सकते हैं। एक तो आप पूरा सेटअप टाइम अवेलेबिलिटी लॉस बोल के कंसिडर कीजिए एंड ड्यूरिंग एनालिसिस यू कैन कंसिडर कि पूरा सेटअप था जो हमारा अवेलेबिलिटी लॉस था। या फिर कुछ स्टैंडर्ड आपने डिफाइन किया होगा कि सेटअप टाइम मेरा फॉर एग्जांपल आधा घंटे में होता है एंड इफ इट रिक्वायर्स 40 मिनट्स देन एडिशनल 10 मिनट्स कैन बी कंसिडर्ड एज एन अवेलेबिलिटी लॉस। हाउएवर अगर आपने स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया हुआ है तो इट इज ऑलवेज गुड टू कॉल द एंटायर सेटअप टाइम एज एन अवेलेबिलिटी लॉस, क्योंकि जब आप ओपीई स्टडी करोगे कि पूरे प्लांट में मेरा कितना सेटअप टाइम अवेलेबिलिटी लॉस में जा रहा है तो दैट विल हेल्प यू टू टेक अ प्रोजेक्ट एट अ टॉप लेवल। सो अगर आपने कुछ स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया हुआ तो लेट अस कॉल एंटायर सेटअप टाइम एज एन अवेलेबिलिटी लॉस टू स्टार्ट ऑफ विद। जैसे कि हमको बताया गया है कि व्हाट इज द सेटअप टाइम। तो सेटअप टाइम मेरा चालू होता है प्रीवियस प्रोडक्ट का लास्ट गुड पीस टू न्यू प्रोडक्ट का फर्स्ट गुड पीस। सो मेरा सेटअप एक्टिविटी चालू होता है जो मेरे पहले वाला प्रोडक्ट मेरे मशीन पे लगा हुआ था उसका लास्ट प्रोडक्ट जो आया था, गुड प्रोडक्ट आया था, वहां से मेरा एक्टिविटी स्टार्ट होता है एंड इट वेंट्स वेयर इट एंड्स एट द फर्स्ट गुड पीस ऑफ माय न्यू प्रोडक्ट। बहुत लोग को मैंने ये एनालाइज करते हुए देखा है कि जब सेटअप टाइम का स्टडी करते हैं तो प्लीज एवरीबॉडी पुट इट इन म्यूट। गुड पीस अप टू फर्स्ट गुड पीस। या सो मैंने बहुत बार ऐसे देखा है कि जब सेटअप टाइम हम कंसीडर करते हैं तो ओनली जब डाई या फिक्सर लगाने की बात आती है देन दे कॉल इट एज एन सेटअप टाइम। सो ऐसे नहीं है। लास्ट पीस जब मेरा बाहर निकला है प्रीवियस प्रोडक्ट का, वहां से मुझे एक्टिविटी मैप करना है। ये क्यों करना है ये आपको आगे जाने के बाद आपको समझ में आएगा कि व्हाई वी आर सेइंग इट इज अ कंप्लीट टाइम दैट नीड टू बी कंसिडर। सिमिलरली जहां कहाँ पे भी लाइन असेंबली है वहां पे हम कैसे करने वाले हैं, लास्ट प्रोडक्ट जो बाहर निकला है असेंबली लाइन से टिल माय न्यू प्रोडक्ट का पहला पीस जब बाहर आ रहा है असेंबली लाइन में से, दैट इज माय बेसिकली चेंज ओवर टाइम। सो वी विल गो अहेड व्हाई टू रिड्यूस सेटअप टाइम। सो बेसिकली सेटअप टाइम हम क्यों रिड्यूस करते हैं, जैसे सर ने हमको बताया एक एक्सप्लेनेशन करके कि बेसिकली रिड्यूसेस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अभी ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ एन डाउन टाइम या फिर अवेलेबिलिटी लॉस। देखिए जितना सेटअप टाइम कम होगा उतना आपका अवेलेबिलिटी लॉस कम होगा। जितना आपका अवेलेबिलिटी लॉस कम होगा उसका मतलब उतना मेरी मशीन अवेलेबल है प्रोडक्शन करने के लिए, राइट। सो if I reduce my availability loss, I am going to improve my efficiency of the equipment. Smaller lot sizes. आजकल आपने देखा होगा कि मास प्रोडक्शन से हम बेसिकली मूव होते जा रहे हैं, छोटे छोटे वेरिएशंस बहुत आ रहे हैं। सो अगर हम पुराने जमाने की बात करें और देखें, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ बजाज स्कूटर, तो उसमें क्या था, एक ही वेरिएशन था, एक ही स्कूटर था, तो उसमें कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं थे। आजकल हम देखेंगे तो एक ही प्रोडक्ट होगा तो उसमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। सो जो नेचर जो चेंज हो गया है हमारे फिनिश गुड का,
उसमें ज्यादा वेरिएशन आने लगे। तो ज्यादा वेरिएशन आने लगे हैं, इसका मतलब बेसिकली जो हमारा पूरी पहले मास प्रोडक्शन होता था, ज्यादा साइजेस में प्रोडक्शन होता था, वो आजकल डिमांड आ रही है कि वो कम बैच साइज में प्रोडक्शन हो। सो इसके लिए हमारा रिस्पॉन्स कस्टमर की तरफ बढ़ने के लिए बेसिकली वी नीड टू रिड्यूस द सेटअप टाइम। सिमिलरली व्हाई वी नीड टू रिड्यूस द सेटअप टाइम, इन्वेंटरी लेवल्स रिड्यूस होते हैं। एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बढ़ाने से मेरा जो कैपिटल ब्लॉक होता है उससे अच्छा है कि मैं एक प्रोडक्ट कम बैच में बनाऊं, जितना जरूरत है उतना बनाऊं। आई विल नॉट से कम बैच, जितना जरूरत है उतना ही बनाऊं, जिसकी वजह से मेरा कैपिटल मतलब पैसा उसमें ब्लॉक नहीं होगा। It also impacts on the standard changeover processes as about the consistency and the quality. ये क्वालिटी कैसे इम्पैक्ट करता है, आई विल शो यू इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। तो अगर मैं टॉप लेवल पे ऑब्जेक्टिव बोलूं चेंज ओवर के क्या है टू रिड्यूस द सेटअप टाइम, तो बेसिकली सिंपल है जो अभी तक हमने सीखा है। तो हमको टाइम कम करना है विद द हेल्प ऑफ द एसएमईडी प्रोसेस। हमको देखना है कि हम वेस्ट कैसे एलिमिनेट कर पाएंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस। हमको देखना है कि हम कैपेसिटी कैसे यूटिलाइजेशन बढ़ा पाएंगे हमारे मशीन का। वी नीड टू डेवलप सम स्टैंडर्ड मेथड जो कि बेसिकली पर्सन ओरिएंटेड नहीं हो, और हमको ये भी देखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा वैरायटी स्मॉल बैच में कैसे प्रोड्यूस कर पाए। तो अगर मैं पूरा सेटअप टाइम का कंपोनेंट देखूं क्या क्या होता है, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है मुझे डिसएंगेज करना पड़ता है प्रीवियस टूल्स या फिर डाइस को। जैसे कि मेरा पहला प्रोडक्ट चल रहा था, लास्ट पीस बाहर आ गया, तो अभी वो सेटअप का काम पूरा हो गया है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, तो जो कुछ भी फिक्चर्स, टूल्स, डाइज लगे हुए थे मेरे मशीन पे, वो मुझे निकालने के हैं। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डिसएंगेजिंग। आसान भाषा में मुझे जो पहला सेटअप था वो नीचे निकालना है। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, उसके बाद मुझे प्रिपरेशन करना है नया प्रोडक्ट का। बेसिकली जो डाइस है, रॉ मटेरियल है, टूल्स है, जिग्स है, गेजेस है, वो सब लाके रखना है। वो आने के बाद देन आई विल स्टार्ट एंगेजिंग द न्यू सेट्स ऑफ टूल्स, जिग्स, फिक्चर्स ऑन माय मशीन। उसके बाद सेटिंग या फिर प्रोग्रामिंग आता है, जिसमें हम पोजिशनिंग करते हैं, अलाइनिंग करते हैं, सेटिंग ऑफ टूल करते हैं। और फिर जाके मेरा फर्स्ट पीस प्रोडक्ट का बाहर आता है, जिसका मैं इंस्पेक्शन करता हूँ, और वो अगर गुड है तो मैं मेरा प्रोडक्शन चालू करता हूँ। So these are the few steps which are basically included in the entire setup time or the changeover time, कि जिसको हमको each stage को क्वेश्चन करना है कि इस स्टेज में हमको कुछ वेस्ट मिल पाते हैं या नहीं। अगर हमको वो वेस्ट मिलते हैं तो हमको देखना है कि वो वेस्ट हम एलिमिनेट कैसे करें, राइट? कौन से वेस्ट मिल सकते हैं, ये सेटअप प्रोसेस जो मैंने अभी बताया, राइट फ्रॉम डिसएंगेजिंग द प्रीवियस टूल टू द फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन, कौन से वेस्ट आ सकते हैं। सर्चिंग टाइम आ सकता है। सर्चिंग टाइम किस लिए? सर्चिंग टाइम फॉर टूल्स, सर्चिंग टाइम फॉर जिग्स और एनीथिंग। आई विल शो यू द डेमो इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। वेटिंग फॉर द लॉजिस्टिक, वेटिंग फॉर द डिसीजन, ये बहुत बार होता है। अगर हम क्लोजली हम हमारे सेटर को या फिर ऑपरेटर को सेटअप में ऑब्जर्व करें, so most of the time you will find he is waiting for some kind of a decision which he cannot take on his own. वो खुद के हिसाब से कुछ डिसीजन नहीं ले पाता, इसीलिए ही इज वेटिंग फॉर प्रोबेबली क्वालिटी के बंदे के लिए रुका हुआ है या फिर सुपरवाइजर के डिसीजन के लिए रुका हुआ है। अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ ऑपरेटर, देखिए हमको क्या करना है, हमको मशीन को कम से कम टाइम में अप करना है। तो इट इज, ये हमको देखना बहुत जरूरी है कि जो हमारा ऑपरेटर है या फिर सेटर है, वो ज्यादा से ज्यादा टाइम मशीन पे रहे, ना कि कुछ ढूंढने में इधर उधर घूमता रहे। तो ये इधर उधर जब वो घूमता है तो मेरे मशीन का और ऑपरेटर का एंगेजमेंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से मेरा सेटअप टाइम बढ़ रहा है। और कुछ अदर इंटरप्शन ऑब्जर्व होते हैं, जैसे कि कुछ अलग काम आया है तो ये रुकवा के हम वो काम करने को देते हैं। तो इन दैट केस इट बेसिकली हैव इम्पैक्ट ऑन द सेटअप टाइम। तो ये सब वेस्ट हमको ढूंढने हैं हमारे सेटअप में कहाँ है और किस प्रकार के वेस्ट हैं, और इसको इम्प्रूव करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। जनरली हम जब सेटअप की बात करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स उसके साथ हमेशा एसोसिएटेड होते हैं। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है, इट इज कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट, है ना, कि एक ही कोई बंदा होता है जो सेटअप कर पाता है, तो सब सेटअप उसी को हम देने की कोशिश करते हैं कि ये सेटअप वो लगाओ। और जब वो करता है तो किसी को भी कुछ पता नहीं रहता कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है।
और उसको टाइम पूछने का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि वी आर कॉलिंग इट एज एन आर्ट, राइट? सो अगर वो आर्ट है तो उसका स्टैंडर्ड टाइम भी नहीं आएगा. सो द थिंग मोस्ट प्रॉब्लमेटिक केस इज द सेटिंग टाइम और सेटअप इज बेसिकली कंसिडर्ड एज एन स्किल. वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है. वेरिएबिलिटी एक आसान एग्जांपल दूं वेरिएबिलिटी का, तो किसी एक बंदे को आधा घंटा लगता है, वही सेटअप किसी और बंदे को 40 मिनट्स लगते हैं. सो देयर इज अ ह्यूज वेरिएबिलिटी इन द टाइम ऑफ द सेटअप. स्टैंडर्ड्स अवेलेबल नहीं होते. देखिए, जैसे कि हमने किसी को भी हम जब हम जब नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो उसका साइकिल टाइम का बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं और हम उसका एक स्टैंडर्ड बनाते हैं. उसमें लोडिंग अनलोडिंग टाइम ऐड कर देते हैं और बोलते हैं कि ये इसका साइकिल टाइम है. लेकिन सेटअप के बारे में हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, और जिसकी वजह से वो हमेशा क्वेश्चन मार्क में रहता है कि ये सेटअप कितने टाइम में बनना चाहिए. उसका स्टैंडर्ड बेसिकली अवेलेबल नहीं होता. उसी में आता है इंजीनियरिंग टाइम नॉट स्टडीड, जैसे कि टाइम और मोशन स्टडी उसका नहीं किया जाता. टूल और एडिक्वेसी ऑफ मैन पावर नॉट क्लियर, कि ये सेटअप करते समय कोई कभी कभार 3 लोग काम करते हैं, कभी 2 लोग काम करते हैं, कभी 1 लोग काम करता है, जैसे मैन पावर आपकी अवेलेबल हो वैसे. और टूल की कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं रहती. लेने के बाद पता चलता है अरे दिस टूल इज पर्टिकुलरली नॉट वर्किंग, सो मुझे दूसरा टूल चाहिए, या फिर ये टूल यहाँ पे यूज करना था, ये मुझे पता ही नहीं था, एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स. तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम है हमको सेटअप में बेसिकली ऑब्जर्व हुए हैं. तो इसके ऊपर हमको अगर ओवरकम करना है तो बेसिकली एसएमईडी टेक्निक्स हेल्प अस टू ओवरकम दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स. सो जैसे कि मैंने अभी शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की कि सेटअप टाइम क्या होता है, हमको ये रिड्यूस क्यों करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कंपोनेंट्स क्या होते हैं सेटअप के, और कॉमन वेस्ट और नॉर्मल प्रॉब्लम जो सेटअप में ऑब्जर्व होते हैं वो क्या है. अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ which is very close to what we are calling it as an SMED. आपने कभी फॉर्मूला 1 का रेस देखा है जिसमें गाड़ियां भागती रहती है एक डायरेक्शन में, जिसका एक सर्किट होता है, जिसका एक रूट होता है, उसमें 4 व्हीलर गाड़ियां भागती रहती है, विच इज बेसिकली कॉल्ड एज एन फॉर्मूला 1 रेसिंग. तो ये फॉर्मूला 1 रेसिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज रहती है वो रहती है पिट स्टॉप. पिट स्टॉप मतलब क्या? एक 20 राउंड होने के बाद या फिर 30 राउंड होने के बाद गाड़ी को रुकना पड़ता है, और गाड़ी रुकने के बाद उसमें फ्यूल डाला जाता है, टायर बदले जाते हैं, कुछ साफ सफाई की जाती है, सो दैट ड्राइवर विल बी मोर कंफर्टेबल. और बिलीव मी कि इस रेसिंग में जिसके टीम का पिट स्टॉप में सबसे ज्यादा कम टाइम आता है वो जीतने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, राइट? हर एक रेस में 1 या 2 पिट स्टॉप आते हैं. तो ये टीम पे डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी उस गाड़ी को फिर से ट्रैक पे लाने वाले हो. तो एक मैं वीडियो दिखाता हूं आपको, अच्छी तरीके से देखिए. इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन 2 रेसेस. एक है जो 1950 का है और एक है जो 2013 का है. देखिए, तो जो रेसिंग में वो पहला वाला जो दिखाई दे रही थी गाड़ी, तो वो 1950 का कंडीशन था. सो जिसमें आप देखोगे तो 67 सेकंड लगा एक गाड़ी को पिट स्टॉप से बाहर निकालने में. और वो 2013 का मेलबोर्न का जो केस था, इट हार्डली टुक 5 सेकंड्स, राइट? तो अभी दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एसएमईडी. वो अगर गाड़ी को मैं देखूं तो वो गाड़ी है मेरी मशीन, और वो मशीन को मैं कितने जल्दी लाइव करता हूं इज बेसिकली माय इफेक्टिवनेस टू अंडरस्टैंड कि मेरा अवेलेबिलिटी लॉस जो है वो कम से कम है, राइट? तो ये दिखाने के बाद बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि सर इसमें क्या है, वो लोग बढ़ा दिए हैं इसलिए वो कम टाइम लगा है. सो इट इज नॉट अबाउट लोग बढ़ा दिए हैं और जिसकी वजह से कम टाइम लगा है. It is about all the small activities they were keep on studying over the period of time. और क्या करने से हमारा ये सेटअप टाइम कम हो सकता है, इसका बेसिकली उन्होंने स्टडी किया. और फिर उसमें बहुत सारी चीजें आए, जैसे कि अगर आप देखोगे कि पहले वीडियो में एक ही बंदा था जो टायर चेंज कर रहा था, राइट? नेक्स्ट वीडियो में ऐसे दिख रहा है कि 4 टायर चेंज करने के लिए 4 लोग हैं. तो आपको ये देखना है कि आपका इक्विपमेंट है जो आपके लिए वैल्यू जनरेट कर रहा है. सो आपको कितने जल्दी आपके इक्विपमेंट को लाइव करना है. उसमें ये भी देखा जा रहा था कि पूरे लोग सब टूल के साथ रेडी थे एज कंपेयर टू द लास्ट वन.
कोई जानबूझ के कर रहा था क्या पहले वीडियो में? डेफिनेटली नहीं, लेकिन देयर वाज अ स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो हर एक चीज स्टडी की गई कि जिसके वजह से हमारा जो सेटअप टाइम है वो कम कर सकते हैं या नहीं, ये देखा गया, और फिर जाके ये बेसिकली कंडीशन आया हुआ है। इज इट द फाइनल नाउ? स्टिल दे आर वर्किंग कि इसको भी हम और कम कैसे करें, एंड दैट इज व्हाई व्हाट द कंसेप्ट इज एसएमईडी, कि पहले ट्राई में आप जब सेटअप टाइम कम करने जाओगे तो वो सिंगल डिजिट में आने वाला नहीं है। तो अभी शायद मैं एक एग्जांपल लूं कि अभी 30 मिनट्स लगते हैं सेटअप टाइम को, कल जाके आप 5 मिनट में नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको टारगेट लेना है कि 30 मिनट से मैं प्रोबेबली 15 मिनट में कैसे आऊं। फिर 15 मिनट का आपका रेगुलराइज हो गया तो आपको देखना है 15 मिनट्स में 10 मिनट में कैसे आऊं, एंड सो ऑन। सो बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि सेटअप टाइम ही एक बार करने की चीज है, तो हो गया, खत्म हो गया, 30 मिनट से 15 मिनट आ गया, वी आर हैप्पी। सो ऐसे नहीं है, वी हैव टू कीप ऑन इम्प्रूविंग। जो एग्जाम्पल मैंने बताया वो भी 1950 से 2013 तक आके ये कंडीशन आया हुआ है। डेफिनेटली हमारे केस में इतना टाइम नहीं लगेगा, फिर भी द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि एक बार स्टडी होने के बाद वी नीड टू रिपीट दैट स्टडी कंटिन्यूअसली, सो दैट आवर सेटअप टाइम माइट कम इन द सिंगल डिजिट। सो विल मूव अहेड। अभी हम देखेंगे कि सेटअप टाइम की बेसिकली स्टेप्स क्या होते हैं सेटअप टाइम करते समय। सो स्टेप्स इन सेटअप टाइम रिडक्शन। तो देखिए, सबसे पहले जब हम सेटअप टाइम की बात करते हैं तो हमको ये देखना है कि जो मैं सेटअप कम करने जा रहा हूं उसका बेसिकली विच प्रोडक्ट और विच सेटअप इज आई एम गोइंग टू सिलेक्ट फॉर माय स्टडी। सो सबसे पहला स्टेप है कि आप सिलेक्ट कीजिए आप कौन सा सेटअप स्टडी के लिए लेने वाले हैं। उसके बाद हमको बेसिकली टीम फॉर्म करना है विच विल वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर सेटअप। उसके बाद हमको वीडियोग्राफी करना है, इन अदर वर्ड्स हमको कुछ टाइम और मोशन स्टडी करना है। उसके बाद जो डेटा आने वाला है उसका हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद जो भी हमको रिजल्ट आ रहे हैं, जो भी हम देखने जा रहे हैं कि ये करने से हमारा ये वेस्ट कम हो सकता है, ऐसे जो एक्शन पॉइंट आने वाले हैं उसको हमको इम्प्लीमेंट करना है। एंड देन अगेन आई नीड टू रिपीट माई स्टेप 3 कि जो कुछ भी इम्प्लीमेंट हुआ है उसको फिर से वीडियोग्राफी करना है, फिर से एनालिसिस करना है, फिर से देखना है वेस्टेजेस कहाँ है, एंड दिस विल कीप ऑन हैपनिंग, राइट। तो देखेंगे पहले कि सेटअप कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से सेटअप पे हम एसएमईडी स्टडी करने को स्टार्ट करें। तो कोई पूछता है कि हम ऐसा सेटअप ले क्या जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है लेकिन वो कभी कभार आता है, या फिर हम ऐसा सेटअप ले जो हमेशा आता है लेकिन उसको मॉडरेट टाइम लगता है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है रनर रिपीटर स्ट्रेंजर, वी विल बी कवरिंग दैट इन द लेटर पार्ट आल्सो ऑफ द प्रोडक्टिविटी मॉडल। लेकिन आसान भाषा में रनर प्रोडक्ट कौन सा है? जो हमेशा आपके पास आते रहता है प्रोडक्शन के लिए। रिपीटर मॉडरेट टाइम आता है, स्ट्रेंजर कभी कभार आता है। सो कौन सा प्रोडक्ट सेटअप के लिए लेना, तो आई विल डेफिनेटली विल रिकमेंड यू कि जो प्रोडक्ट आपके यहाँ रनर या रिपीटर कैटेगरी में है, जो आपके वहाँ बहुत टाइम आता है, with high frequency it comes for the production and it has a moderate setup time should be taken for the study। एक और अलग नजरिया भी है इसका कि नहीं, हम बड़ा वाला सेटअप लेंगे so that all the wastages, all the activities will be identified, और उस all activities में जो कुछ भी wastage है वो हमको identify होंगे, and then we will horizontally deploy it for the other one। लेकिन to start off with I will recommend you to go with the runner or repeater setup which is basically frequently happening on your shop floor। So आप पहले ऐसा सिंपल सा टेबल बनाइए जिसमें प्रोडक्ट लिखिए, उसका फ्रीक्वेंसी लिखिए और उसका सेटअप टाइम लिखिए, एंड देन सिलेक्ट विच सेटअप यू नीड टू गो अहेड विद। ठीक है, एक बार मैंने सेटअप सिलेक्ट कर दिया तो डोंट थिंक टू मच कि इससे ये लिया होता तो अच्छा होता, वो लिया तो अच्छा होता, क्योंकि देखिए हमारा ही शॉप फ्लोर है। जो एक सेटअप में हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो कुछ प्रॉब्लम्स है, ट्रस्ट मी 70 to 80% प्रॉब्लम सेम ही रहते हैं अलग सेटअप में भी। कुछ स्पेसिफिक उस सेटअप से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी होगी वो हम कुछ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन सेटअप ऐसा सिलेक्ट कीजिए जिसका
के पास ज्यादा फ्रीक्वेंसी से प्रोडक्ट आप प्रोडक्शन में लेते हो और उसका सेटअप टाइम भी मॉडरेट है। ऐसा चार्ट बनाइए सो दैट यू विल हैव अ क्लैरिटी कि क्यों हम कौन सा सेटअप एसएमईडी के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमको फंक्शनल टीम फॉर्म करना है, जैसे कि इसमें होना चाहिए प्रोडक्शन टीम में से जो सेटर है हमारा वो होना चाहिए, ऑपरेटर्स होने चाहिए, सुपरवाइजर होने चाहिए, पीपीसी टीम का एक बंदा होना बहुत जरूरी है, और आई विल प्रेफर somebody फ्रॉम मेंटेनेंस एंड ऑल्सो क्वालिटी इफ दे कैन जॉइन दैट पर्टिकुलर फंक्शनल टीम, सो दैट विल हेल्प देम ओवर द, जब स्टैंडर्डाइजेशन की बात आती है तब। देन आई हैव टू डू द वीडियोग्राफी। तो अभी देखिए वीडियोग्राफी क्या होता है। सो वीडियोग्राफी में मुझे ऑब्जर्व करना है कि मेरा जो ऑपरेटर है या फिर जो मेरा सेटर है वो एग्जैक्टली क्या क्या कर रहा है। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि हम कैसे ऑब्जर्व करें, मतलब दो लोग काम कर रहे हैं तो हम एक कैमरा पे कैसे ऑब्जर्व करें। तो देखिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि गो अहेड विद द 2 कैमरा सेटअप। अगर 2 बंदे हैं तो आप 2 कैमरा लीजिए, ओके, एक कैमरा फोकस कीजिए एक बंदे पे, दूसरा कैमरा फोकस कीजिए दूसरे बंदे पे, और हमको वो सब चीज कैप्चर करना है जो वो ऑपरेटर या फिर सेटर कर रहा है। वो अगर घूम रहा है इधर से उधर तो हमारा कैमरा भी घूमना चाहिए इधर से उधर। वो अगर कुछ ढूंढ रहा है तो हमारे कैमरे ने वो कैप्चर करना चाहिए कि वो क्या ढूंढ रहा है। वो अगर कुछ एक्टिविटी कर रहा है मशीन के ऊपर तो हमारा कैमरा शुड कैप्चर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है। और ये हमारी जो बेसिकली whoever is taking a recording, he need to talk with the operator sometime कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे मैंने बताया कि इट इज कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट, राइट, तो हमको पता नहीं रहता कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है। सो इट इज ऑलवेज गुड टू डिस्कस विथ हिम व्हाइल यू आर कैप्चरिंग द थिंग्स। जो डिस्कशन का टाइम है दैट यू कैन कंसिडर, यू कैन रिमूव इट फ्रॉम योर टोटल टाइम आफ्टरवर्ड्स। ये ऐसे अगर आप वीडियो कैप्चर करोगे तो एनालिसिस के वक्त आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है और किस एक्टिविटी के अगेंस्ट हम कितना टाइम ले रहे हैं, राइट। कैप्चर हमको एक्टिविटी कहाँ से करनी है, लास्ट गुड पीस टू फर्स्ट ओके पीस, राइट। सो मेरा कैमरा चालू होना चाहिए कब, जब मेरा प्रीवियस प्रोडक्ट का लास्ट पीस बाहर आया था, उससे स्टार्ट होगा न्यू प्रोडक्ट का पहला ओके पीस आने तक। जो कुछ भी वीडियो मेरा कैप्चर हो गया है वो हमको एक स्क्रीन पे लगाना है, और ये जो मेरा क्रॉस फंक्शनल टीम है या फिर एसएमईडी स्टडी करने वाला टीम है उसको एक एक्सेल शीट बनाना है। रॉय सर ने हमको एक एग्जांपल बताया, मैं भी आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। उसमें हमको हर एक एक्टिविटी जो हमारे वीडियोग्राफी में ऑब्जर्व हो रही है उसको बेसिकली एक्सेल में लाना है अलॉन्ग विद द टाइम। उसमें ये सब आना चाहिए, वॉकिंग हो रहा है, वेटिंग हो रहा है, स्टेप इन प्रोसेस, लोडिंग हो रहा है, अनलोडिंग हो रहा है, चेकिंग हो रहा है, एडजस्टमेंट हो रहा है। तो ऐसे कुछ चीज भी आप उसको नजरअंदाज मत कीजिए कि ये क्या लिखना है। सो जो कुछ भी आपको वीडियो में ऑब्जर्व हो रहा है वो आपको लिखना है। इट्स लाइक जो हम मूवी प्ले करते हैं तो नीचे सबटाइटल आते हैं ना, तो सब सबटाइटल आते हैं। सो ऐसे नहीं होता कि कुछ सबटाइटल निकल जाते हैं। सो एग्जैक्टली वैसे ही तरीके से जो कुछ भी एक्टिविटी हमको दिख रही है वो हमको लिखना है और उसके अगेंस्ट उसका टाइम लिखना है, और उसके बाद हम उसका एक ऑपरेशनल एनालिसिस शीट बनाते हैं। तो डेटा हम कैसे कैप्चर करेंगे, जैसे कि मैं बोल रहा था कि हमको जो कुछ भी एक्टिविटी दिख रही है ये मुझे लिखनी है। जैसे कि ये पहले शायद एक ऑपरेटर है जिसका मैंने सेटअप कैप्चर किया था, तो वो क्या क्या एक्टिविटी लिख कर रहा है वो सब मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। ये जस्ट 12 एक्टिविटी है, अगर आप डिटेल में देखोगे तो इट कैन गो अप टू 110 एक्टिविटीज। देखिए आप जितना इसको ड्रिल डाउन करोगे उतना आपके वेस्टेजेस मिलेंगे। अगर ये टॉप लाइन में आप खाली इतना ही लिख दोगे कि आई वाज द ऑपरेटर वाज डिसमेंटलिंग द प्रीवियस सेटअप, तो आपको कैप्चर होना थोड़ा सा मुश्किल है एक्टिविटीज जो हम वेस्ट बोलते हैं। अगर आप इस तरीके से आप सब एक्टिविटीज कैप्चर करोगे तो ईच एक्टिविटी को आप पूछ सकते हो कि ये वेदर इट इज अ वेस्ट एक्टिविटी, वेदर इट इज अ वैल्यू जनरेटिंग एक्टिविटी और नॉन वैल्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेटअप टाइम का ये स्टडी। दिस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ एन टाइम एंड मोशन स्टडी ओनली, जिसमें आप पूरा वीडियो को ट्रांसक्रिप्ट कर रहे हो एक एक्सेल शीट में, जिसमें आप ईच एंड एवरी एक्टिविटी जो सेटर मेरा कर रहा है उसको आप लिखते जा रहे हो।
और उसका स्टार्ट टाइम क्या था, एंड टाइम क्या था, और बेसिकली उसका इलाज टाइम क्या था, बराबर। ये होने के बाद जब आप एनालिसिस करते हो, सो कीप ऑन हाईलाइटिंग समथिंग विच यू आर आइडेंटिफाइंग इट एज एन वेस्ट। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक हाईलाइट किया है, सर्चिंग एंड ग्रास्पिंग ऑफ द टूल। सो ये सर्चिंग मेरे हिसाब से रिगार्डिंग एक्टिविटी है, ये नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने हाईलाइट की। सो ऐसे सब एक्टिविटी जो आपको लग रहा है वेस्ट है, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी, इसको आपको हाईलाइट करना है, बिकॉज दैट इज द स्कोप फॉर यू टू रिड्यूस योर सेटअप टाइम। हम कैसे रिड्यूस करने वाले हैं कि इस एक्टिविटी को हम क्वेश्चन करने वाले हैं कि यह हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, करेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनालिसिस में हमको क्या करना है, एनालिसिस में हमको मूडाज फाइंड आउट करने हैं। मूडाज मतलब क्या, वेस्ट। 7 प्रकार के वेस्ट होते हैं, वी विल टॉक अबाउट इट इन द लेटर मॉड्यूल। लेकिन बाय डेफिनेशन जो कुछ भी वैल्यू जनरेट नहीं करता उसको बेसिकली हम वेस्ट बोलते हैं। सो कॉमन वेस्ट जो हमको ऑब्जर्व होते हैं किसी भी सेटिंग एक्टिविटी में, वो कौन से हैं, सर्चिंग है, मूवमेंट है, अननेसेसरी मूवमेंट है, वेटिंग है। तो इन सब चीजों को जो कुछ भी, देयर कैन बी सम मोर आल्सो। सो जो कुछ भी चीजें हमको आइडेंटिफाई हो रही है एज अ वेस्ट, वी हैव टू एलिमिनेट दोज वेस्ट। अभी हमेशा ये वेस्ट एलिमिनेट करना पॉसिबल होता ही है ऐसे नहीं। तो अगर हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं वेस्ट को, तो हम रिड्यूस कैसे करें, राइट। सो दैट इज अ इम्पोर्टेंट टास्क कि हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे तो रिड्यूस कैसे करें। और एलिमिनेशन और रिड्यूस करने के लिए हमको 3 बेसिकली वेज है, जिसको रॉय सर ऑल्सो टच दैट पर्टिकुलर थिंग कि हमको कन्वर्ट करना है इंटरनल एक्टिविटीज टू एक्सटर्नल एक्टिविटी, या फिर हमको कन्वर्ट करना है सीरीज एक्टिविटी टू पैरेलल एक्टिविटी, या फिर हमको करना है स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, समझ में आया। हम क्या कर रहे हैं, मैं फिर से बात कर रहा हूं कि हमने पूरा वीडियो कैप्चर किया हुआ है, जो सेटर हमारे मशीन के साथ सेटअप करते समय क्या क्या कर रहा है उस चीज का, वो हर एक चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और हमारे शीट में लिख रहे हैं जो ऑपरेटर कर रहा है। हमको ब्रॉड लेवल पे एक्टिविटी नहीं लिखने की, हमको ईच एंड एवरी स्मॉल एक्टिविटी लिखने की कोशिश करनी है। पूरा एक्टिविटी शीट तैयार होने के बाद हर एक एक्टिविटी को हमको क्वेश्चन करना है, वेदर इट इज अ वैल्यू एडिंग एक्टिविटी और नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी मतलब क्या, वेदर इट इज अ वेस्ट। वेस्ट कैसे प्रकार का हो सकता है, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, सर्चिंग इज अ वेस्ट। क्यों सर्चिंग क्यों वेस्ट है, क्योंकि सेटर मेरा मशीन के ऊपर नहीं है, वो कुछ सर्च कर रहा है। अननेसेसरी मूवमेंट इज अ वेस्ट, क्यों, अगेन मेरा सेटर का मशीन के साथ टच निकल गया है, सो इट इज अननेसेसरी मूवमेंट। वेटिंग, अगेन ऑपरेटर इज वेटिंग फॉर समथिंग, दैट मींस मेरे ऑपरेटर इज नॉट एंगेज विद माय मशीन, सो इट इज वेस्ट। सो ये सब वेस्ट हमको आइडेंटिफाई करना है एज अ नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज, और वो हमको एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। अगर हम उसको एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे तो एटलीस्ट हमको ये देखना है कि हम उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, मतलब कम कैसे कर सकते हैं। सबसे अच्छा है आप एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट नहीं कर पाओगे तो आप उसको कम कैसे कर पाओ। अभी ये नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज एलिमिनेट करने के बेसिकली 3 तरीके हमको बताए जाते हैं एसएमईडी में। वो कौन से हैं, एक तो आप इंटरनल एक्टिविटी को एक्सटर्नल एक्टिविटी में कन्वर्ट कीजिए, सीरीज एक्टिविटीज को आप पैरेलल एक्टिविटीज में कन्वर्ट कीजिए, या फिर स्टैंडर्डाइजेशन इंट्रोड्यूस कर दीजिए, राइट। ये तीनों चीजें करने से बेसिकली हमारा नॉन वैल्यू एडिंग टाइम या फिर वेस्ट जो है वो बेसिकली कम होने को मदद होती है। सो चलिए ये जानने की कोशिश करेंगे हम, ये इंटरनल टू एक्सटर्नल होता क्या है। अभी हमको डेफिनेशन बताया गया था कि इंटरनल चीज जो है वो जब मेरी मशीन बंद होती है तब जो कुछ भी एक्टिविटी मैं करता हूँ दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरनल एक्टिविटी, और एक्सटर्नल एक्टिविटी जब भी मेरी मशीन चालू है तब मैं जो एक्टिविटी कर पाता हूँ उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एक्टिविटी। आई विल लिटिल बिट इलैबोरेट इट मोर एंड मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल। देखिए मेरा सेटअप टाइम कब चालू होता है, प्रीवियस प्रोडक्ट का लास्ट प्रोडक्ट आने से नए प्रोडक्ट का फर्स्ट पीस आने तक, राइट। सो इसके अंदर जो कुछ भी एक्टिविटीज है आई एम गोइंग टू कॉल इट एज एन इंटरनल एक्टिविटी। इसके अंदर जो कुछ भी एक्टिविटी है आई एम गोइंग टू कॉल इट एज एन इंटरनल एक्टिविटी।
क्यों? क्योंकि मेरा मशीन बंद है, मेरा मशीन कुछ आउटपुट नहीं निकाल रहा। तो अभी आप मुझे बताइए, ये अगर मेरा इंटरनल एक्टिविटी है, पहले प्रोडक्ट का लास्ट पीस टू नए प्रोडक्ट का फर्स्ट पीस, इसमें सब जो कुछ भी एक्टिविटीज आ रहा है वो अगर इंटरनल एक्टिविटी है, तो वो कम होने चाहिए या ज्यादा होने चाहिए? तो देखिए, इससे ऑब्वियस कि वो कम होना चाहिए। क्यों? अगर वो एक्टिविटीज कम हो गए तो मुझे टाइम कम लगेगा, तो मेरा सेटअप टाइम कम होगा। करेक्ट? सो मुझे देखना है कि ये मेरे इंटरनल एक्टिविटीज कम से कम कैसे हो। देन व्हाट इज एक्सटर्नल एक्टिविटी? इस टाइम फ्रेम के बाहर जो एक्टिविटीज है वो सब एक्सटर्नल एक्टिविटी। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं इंटरनल एक्टिविटी को एक्सटर्नल में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो इज इट गुड फॉर माय सेटअप टाइम? डेफिनेटली इट इज गुड फॉर माय सेटअप टाइम। क्यों? क्योंकि मेरा इंटरनल टाइम कम होने वाला है, एक्सटर्नल टाइम बढ़ेगा। लेकिन एक्सटर्नल टाइम क्या होता है? जब मेरी मशीन चालू होती है, जब मेरी मशीन आउटपुट प्रोड्यूस कर रही होती है। सो मुझे देखना है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इंटरनल एक्टिविटीज को एक्सटर्नल एक्टिविटीज में कैसे कन्वर्ट करूं। एक आसान एग्जांपल देता हूं मैं, कि मैं एक सेटअप कर रहा था, से मशीन शॉप, सीएनसी मशीन है या फिर प्रेस शॉप है। तो उसका लास्ट प्रोडक्ट का लास्ट गुड पीस आ गया और मैंने सेटअप स्टार्ट कर दिया। तो मैंने डिसएंगेज कर दिया सब पुराने वाले जो डाइज वगैरह लगाए थे, फिक्सर वगैरह लगाया था, वो सब मैंने डिसएंगेज कर दिया। और अब जब टाइम आया मुझे नया एंगेजमेंट करना है, नया डाइज टूल्स लगाना है, तो मुझे पता चला कि वो डाई और वो जिग फिक्सर सब मेरे स्टोर में रखे हुए। तो मैं जाता हूँ मायने लेके, वहां से वो अनलोड करता हूँ और मशीन तक लाता हूँ, उसमें मेरे 10 मिनट चले जाते हैं। तो अभी बाय डेफिनेशन इट इज एन इंटरनल एक्टिविटी, कि वहां जाना, वो डाई लेना, वो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट पे डालना और इधर लाना, दैट इज एन इंटरनल एक्टिविटी। अभी मुझे आप बताइए, अगर पीपीसी वाला बंदा ये बोलता कि इस मशीन पे आज 2 बजे प्रोबेबिलिटी है कि सेटअप आने वाला है, तो जब मेरा मशीन प्रीवियस प्रोडक्ट में चल रहा था, तो 1:30 ही मैं ये एक्टिविटी नहीं कर सकता क्या, कि जिसमें मेरा मशीन चल रहा है और वो मैं डाई लाके यहाँ पे रख दूं? तो मेरा इंटरनल एक्टिविटी का जो कंपोनेंट था, इट इज गॉट शिफ्टेड इनटू द एक्सटर्नल एक्टिविटी। करेक्ट? क्या हुआ? जो इंटरनल एक्टिविटी में मैं जा रहा था मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट लेके, जो डाई अनलोड कर रहा था स्टोर से, यहाँ पे आके मैं रख रहा था, वो पूरा टाइम चला गया। अभी आप देखिए, जब मैं एक्चुअल सेटअप कर रहा हूँ, मैंने पुराने वाले सब टूल्स उतार दिए, और जब नया वाला लाने इंस्टॉल करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो इट इज इमीडिएटली अवेलेबल एट माय पॉइंट ऑफ यूज। तो पूरा जो बीच में का टाइम है वो बेसिकली चला गया। So that was one of the example to understand what do you mean by the internal activities का conversion करें हम external activity में। और एक एग्जांपल है कि किसी डाइस को प्री हीटिंग लगता है, तो why can't we have preheated die when the time come for the setup rather than doing during the setup? करेक्ट? इससे क्या होगा? वो प्री हीटिंग का टाइम है वो बेसिकली मैं शिफ्ट कर रहा हूँ एक्सटर्नल एज अ एक्सटर्नल एक्टिविटी, और इंटरनल एक्टिविटी में कम से कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? समझ में आ रहा है व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिविटी? अभी हर एक चीज को हमको क्वेश्चन करना है जो हमारे इस एक्टिविटी में आ गई है, कि इस इंटरनल एक्टिविटी को मैं एक्सटर्नल कर सकता हूँ क्या? राइट? अगर आप ऐसे नजरिए से देखिए, नहीं नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, हर एक चीज, हर एक एक्टिविटी लिखिए, सो दैट इट विल गिव यू क्लियर पिक्चर कि ये इंटरनल को हम एक्सटर्नल कर सकते हैं क्या। राइट? समझ में आया? अभी बहुत बार मुझे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि एक्टिविटी शिफ्ट करने से तो काम तो उतना ही रहेगा है ना, सेटअप टाइम को अगर मैं देखूं तो वो उतना ही रह गया है, खाली आपने इंटरनल एक्टिविटी करने से अच्छा आपने बोला कि आप एक्सटर्नल एक्टिविटी की। तो देखिए, हम फिर से हमारे डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। सेटअप टाइम कम हम क्यों करते हैं? हम सेटअप टाइम कम करते हैं क्योंकि हमारा इक्विपमेंट का अप टाइम है, जो अवेलेबिलिटी लॉस है, वो कम से कम हो। तो वर्क कंटेंट वाइज में देखो, टोटल काम उतना ही हो रहा है, लेकिन इक्विपमेंट का वेटिंग टाइम बहुत कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं इंटरनल एक्टिविटीज को एक्सटर्नल में कन्वर्ट कर रहा हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस इंटरनल एक्टिविटी टू एक्सटर्नल एक्टिविटी। कुछ डाउट हो तो लिख के लीजिए, ड्यूरिंग द क्वेश्चन आंसर यू कैन ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन।
ठीक है, तो पहला स्टेप हमको बताता था बाय कन्वर्टिंग इंटरनल एक्टिविटी टू एक्सटर्नल एक्टिविटी वी कैन बेसिकली रिड्यूस द सेटअप टाइम. नाउ वी विल सी बाय कन्वर्टिंग सीरीज एक्टिविटीज टू पैरेलल एक्टिविटी. अभी सेटअप में आप अगर देखोगे, एक आसान एग्जांपल लेता हूं मैं कि एक ही बंदा सेटअप कर रहा है, तो उसके एक्टिविटी कैसे रहेंगे, एक्टिविटी एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, देन फोर्थ, देन फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ एंड सो ऑन, राइट. तो ऐसा कोई पॉसिबल है क्या कि जैसे कि सिक्स्थ एक्टिविटी है जो फर्स्ट के साथ भी स्टार्ट हो सकती है पैरेलली. डेफिनेटली एडिशनल मैन पावर लगेगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एक्टिविटी को मैं अगर पैरेलल स्टार्ट करूं तो टोटल टाइम फ्रेम है वो बेसिकली कम होने की पॉसिबिलिटी रहती है. जैसे कि मैं अभी आपको वो फेरारी के एग्जांपल पे लेके जाता हूँ. तो सीरीज एक्टिविटी क्या थी, तो एक बंदा है वो पहला टायर निकालता है, करेक्ट, फिर वो लगाता है. वही बंदा दूसरे टायर की तरफ जाता है, वो टायर लगाता है, निकालता है पहले, फिर दूसरा लगाता है, करेक्ट. इसके अलावा अगर मैं ऐसा करूं कि चार लोग चार टायर के ऊपर फोकस किए हुए हैं, जो लेटेस्ट वीडियो में हुआ था, राइट, देयर वर 4 डेडिकेटेड पीपल टू चेंज द टायर ऑफ 4 व्हील्स, करेक्ट. तो क्या हो गया, पैरेलल हो गए. अल्टीमेटली काम तो करना पड़ रहा है, उतना ही करना है, लेकिन टाइम फ्रेम जो है वो बेसिकली कम हो रही है, करेक्ट. और कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं हम सीरीज टू पैरेलल का, तो देखिए ये जो एग्जांपल हमने लिया इंटरनल टू एक्सटर्नल, जहां पे मैं डाइज लेके आ रहा हूँ, दैट आल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज सीरीज टू पैरेलल. क्यों, क्योंकि जब मेरा बंदा कोई काम कर रहा है सेटअप का, तो आई मेड अ मिस्टेक, वो इंटरनल टू एक्सटर्नल का ही है. देखिए कोई बंदा अगर काम कर रहा है और वो डाई लूजन करने की कोशिश कर रहा है, और उसमें समझिए कि 4 बोल्ट्स है, तो एक के बाद होने के बाद दूसरा, दूसरा होने के बाद तीसरा, तीसरा होने के बाद चौथा. ये करने से अच्छा है कि मैं 2 बंदे लगा के वो पैरेलली कर सकता हूँ क्या, राइट. सो इट इज गोइंग टू रिड्यूस माय टोटल टाइम ऑफ द सेटअप. इसमें हमको क्या करना पड़ता है, वी हैव टू हैव अ टीम एफर्ट्स इन दिस, एंड मोर देन वन पर्सन इज बेसिकली रिक्वायर्ड टू हैव दिस सीरीज टू पैरेलल चेंज ऑफ द सेटअप. ठीक है, वी अंडरस्टूड. तो फर्स्ट था हमारा इंटरनल टू एक्सटर्नल, सेकंड है हमारा सीरीज टू पैरेलल. अभी थर्ड हमको बताता है कि वी नीड टू हैव सम काइंड ऑफ एन स्टैंडर्डाइजेशन. तो अभी ये स्टैंडर्डाइजेशन क्यों करना है, तो देखिए स्टैंडर्डाइजेशन वो आर्ट वाला जो किस्सा है उसके बाहर आने के लिए हमको करना है, राइट. वी से इट शुड नॉट बी एन आर्ट. तो अगर ये आर्ट नहीं चाहिए हमको, तो हमको ज्यादा से ज्यादा सेटअप हमारा स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा. स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा मतलब क्या, तो डाई बोल्ट के हाइट है वो सेम साइज के रखिए, स्लॉट साइज सेम रखिए, क्लैम शर्ट हाइट, स्लॉट पोजीशन सेम डायमेंशन के रखिए. उससे क्या होगा, इससे देखिए एक तो चीज हो जाएगी कि कोई भी बंदा अगर हमें सेटअप करने लगाऊंगा, तो बेसिकली ही विल बी नॉट कंफ्यूज कि भाई ये इधर लगाना था, वो उधर लगाना था. सो इट इज क्लियर, ये सब स्टैंडर्ड है, कोई भी कहाँ पे भी कौन सा भी लगाइए. जैसे कि आजकल हमारा अगर लैपटॉप ही देखेंगे, तो ऑल द स्क्रूज विच आर यूज्ड इन द लैपटॉप आर स्टैंडर्डाइज. आप कहाँ पे भी कौन सा भी लगाइए, तो इधर का इधर लगेगा, इधर का उधर लगेगा. व्हाट इट मेक्स, इट बेसिकली डिस्किल योर जॉब. डिस्किल योर जॉब मतलब क्या, तो ये स्किल का काम नहीं रहता है, ये डिस्किल हो जाता है, कोई भी आके ये काम कर सकता है. और क्या एग्जांपल हो सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के, इंसर्ट स्टैंडर्ड सीम्स इंसर्ट कर सकते हो आप, यूज इंडिपेंडेंट क्लैंपिंग टूल्स, इंस्टॉल स्टॉपर डिवाइस टू अवॉइड पोजिशनिंग. ये पोजिशनिंग में बहुत टाइम जाता है, कम है, ज्यादा है, आगे है, पीछे है, सो कैन वी यूज अ स्टॉपर डिवाइस टू एड पोजिशनिंग. Develop a gauge for stroke standard setting, address system for die storage. This is simple one as compared to talks about the 2s, कि जब हम डाई स्टोर करते हैं तो किस हिसाब से स्टोर करना चाहिए, कैन वी हैव सम काइंड ऑफ एन color coding scheme for the die storage system. And then finally prepare some kind of an SOP, implement it, audit it and locate it on your machine. तो स्टैंडर्डाइजेशन का जो एंड है वो बेसिकली आता है एसओपी पे आके, कि हमको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनानी है किसी भी सेटअप की. इस हिसाब से अगर हम काम करेंगे, अगर हम एसओपी बनाएंगे, तो इट इज इजी फॉर अस टू से कि इस सेटअप को कितना टाइम लगने जा रहा है. और ये होने के बाद आप बोल सकते हो कि इसके ऊपर आने वाला टाइम जो है वो प्रोबेबली लॉस्ट टाइम है.
राइट। लेकिन कब? जब आपका ये एसओपी एक्टिविटी वाइज तैयार हो जाएगा तब। तो हमने तीन चीजें देखी सेटअप टाइम कम करते समय कि क्या क्या करना चाहिए। तो हमने देखा कि हमको इंटरनल एक्टिविटीज को एक्सटर्नल में कन्वर्ट करना है। हमने देखा हमको सीरीज एक्टिविटीज को पैरेलल में कन्वर्ट करना पड़ता है। और हमने देखा कि हमको ज्यादा से ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन लाना है टूल्स में, या फिर अपने जो बोल्ड्स है, डाइज है, शिम्स है, उसमें ज्यादा से ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन हम लाएंगे, जिसकी वजह से मेरा सेटअप करना ये बेसिकली जॉब है वो डिस्किल होने के लिए मुझे मदद मिलेगी। ठीक है, सो आपको समझ में आया? आई एम जस्ट रिपीटिंग क्विकली कि क्या क्या स्टेप्स थे। विल गो टू द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले मुझे क्या करना है? सेटअप सिलेक्ट करना है। कौन सा सेटअप मैं सिलेक्ट करूंगा? मैं सेटअप ऐसा सिलेक्ट करूंगा जो मॉडरेट टाइम हमारे पास आता है विथ हाई फ्रीक्वेंसी, और जिसका मॉडरेट टाइम सेटअप टाइम है। वो सिलेक्ट होने के बाद आई विल गो फॉर द फॉर्मिंग अ फंक्शनल टीम। फंक्शनल टीम में कौन कौन होना चाहिए? इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन टीम, जिसमें मेरा सेटर है, ऑपरेटर है, सुपरवाइजर है, पीपीसी का कोई बंदा है। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम क्वालिटी एज वेल एज मेंटेनेंस। देन मैं उसका वीडियोग्राफी करने वाला हूँ। वीडियोग्राफी करने वाला हूँ मतलब जो मेरा सेटर जो कुछ भी एक्टिविटीज कर रहा है ड्यूरिंग सेटअप, दैट आई वांट टू कैप्चर, राइट। ये जब मैं कैप्चर करता हूं तो मुझे उसका एक एक्सेल शीट बनाना है, जिसमें मैं हर एक एक्टिविटी लिखने जा रहा हूं along with the time that is required for that activity। ये सब होने के बाद आई एम गोइंग टू डू अ एनालिसिस ऑफ दैट, जिसमें मैं हर एक एक्टिविटी को पूछूंगा वेदर इट इज अ वैल्यू एडिंग एक्टिविटी और नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी मतलब मेरा वेस्ट है, सो मैं देखूंगा कि यहाँ पे कई प्रकार का वेस्ट दिखाई दे रहा है क्या। वेस्ट कैसे प्रकार के हो सकते हैं? वेस्ट हो सकता है सर्चिंग का वेस्ट, मूवमेंट का वेस्ट, वेटिंग का वेस्ट एंड सो ऑन। ईच एंड एवरी एक्टिविटी नीड टू बी आस्क्ड वेदर दिस इज अ वेस्ट एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी जो मुझको आइडेंटिफाई हुई है वो मुझे देखना है कि मैं उसको एलिमिनेट कैसे कर पाऊं। अगर मैं उसको एलिमिनेट नहीं कर पाऊं तो एटलीस्ट मैं उसको रिड्यूस कर सकता हूं या नहीं। ये करने के लिए एसएमईडी हमको तीन तरीके बताता है कि भाई आप पहले कन्वर्ट कीजिए इंटरनल एक्टिविटीज को एक्सटर्नल एक्टिविटी में। आप ट्राई कीजिए इंटरनल एक्टिविटीज को एक्सटर्नल एक्टिविटी में कन्वर्ट करने का। नहीं तो आप ट्राई कीजिए सीरीज एक्टिविटीज को कन्वर्ट करें पैरेलल एक्टिविटी में, और आप स्टैंडर्डाइजेशन कीजिए, राइट। इट्स नॉट आइदर और, ऑल ऑफ दीज थिंग्स नीड टू बी डन फॉर द एसएमईडी। सो व्हाट इज इंटरनल टू एक्सटर्नल? इंटरनल एक्टिविटी जो एक्टिविटी में ड्यूरिंग सेटअप करता हूं जब मेरी मशीन बंद होती है। एक्सटर्नल एक्टिविटी जो मैं पहले कर सकता हूं, मेरा पहला प्रोडक्ट चल रहा है तब। सो जितना इंटरनल एक्टिविटी कम होगा उतना मेरा सेटअप टाइम कम होगा, उतना मेरा अवेलेबिलिटी लॉस कम होगा। सो मुझे देखना है हर एक एक्टिविटी जो मुझे इंटरनल में इंटरनल बोल के समझ में आई है, उसको क्या मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ एक्सटर्नल एक्टिविटी में, ये मुझे देखना है। एक एग्जांपल मैंने दिया कि एक्सटर्नल इंटरनल टू एक्सटर्नल क्या है, तो डाई पहले ही लाके रखना इज बेसिकली गुड एग्जांपल ऑफ एन एक्सटर्नल एक्टिविटी। प्री हीटिंग करना डाई का इज अ गुड एग्जांपल ऑफ एन एक्सटर्नल एक्टिविटी, राइट। उसमें उसके बाद हमने देखा सीरीज टू पैरेलल। सीरीज टू पैरेलल में हम देखते हैं कि एक के बाद एक्टिविटी करने से इज इट पॉसिबल कि कोई एक्टिविटी है जो पहले से ही हम पैरेलल में कर सकते हैं, या फिर कोई सेट ऑफ एक्टिविटीज है क्या, जैसे कि बोल्ट टाइट करना, 4 बोल्ट है तो 2 जन मिलके दो बोल्ट पैरेलली टाइट कर पाएंगे। इसमें हमको एडिशनल मैन पावर देना पड़ता है, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज टोटल सेटअप टाइम कम होने के लिए हमको आसानी होती है। बाद में हम देखेंगे कि स्टैंडर्डाइजेशन हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन इसलिए लाते हैं हम कि कौन सा भी जो एक्टिविटी है हमारा, वो हम डी स्किल कैसे करें। सो अगर डी स्किल करना है हमको तो ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी होना चाहिए, कंफ्यूजन कम होना चाहिए, स्कोप फॉर द एरर कम होना चाहिए। सो स्कोप फॉर द एरर्स क्या होते हैं कि इधर का बोल्ट साइज अलग था, उधर का बोल्ट साइज अलग था, तो ये मिसमैच हो गया। मैंने लगाया, अरे नहीं मिसमैच हो रहा है, मैं फिर से निकाल रहा हूँ एंड देन आई एम पुटिंग इट। तो कैन आई हैव सम काइंड ऑफ एन पोकायोके मिस्टेक प्रूफिंग, जिसका एक एग्जांपल है कि सब बोल्ट्स को आप स्टैंडर्ड साइज में लाइए, इंडिपेंडेंट क्लैंपिंग टूल्स बनाइए, एक के ऊपर डिपेंडेंसी मत रखिए, मतलब ये निकालने के बाद ही दूसरा निकाल सकते हो आप, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस मत रखिए, आसान रखिए।
ये पर्टिकुलर क्लैंप निकलने के बाद ये पूरा सेटअप बाहर आ सकता है, ये क्लैंप निकलने के बाद ये सब सेटअप बाहर आ सकता है। डोंट हैव द डिपेंडेंसीज। स्टॉपर डिवाइस हम इंस्टॉल कर सकते हैं क्या इन ऑर्डर टू अवॉइड द पोजिशनिंग एरर्स। डायल्स कैसे हम स्टोर करें जिसकी वजह से हमारा जो स्टोर से डायल आने का टाइम है, सर्च करने का टाइम है, वो कम से कम रह सकेगा। तो देखिए कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है क्या, कहाँ पे शॉर्टेज दिख रहा है क्या, कुछ इनएडिक्वेट प्लेसमेंट इज ऑफ नीडेड इक्विपमेंट रह रहा है क्या, प्लेसमेंट में कुछ गलती हो रही है क्या, इनकम्प्लीट रिपेयर और इक्विपमेंट है क्या, लाइक I'll just make it on, yeah. Unheated mold which requires several waste tests before they will be used at a particular temperature, ऐसे कुछ कंडीशन आपको ऑब्जर्व हो रही है क्या। जो हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं प्रिसाइज एडजस्टमेंट के लिए, वो हम देख रहे हैं कोर्स पार्ट एडजस्टमेंट के लिए, ऐसे कुछ हो रहा है क्या। विजुअल लाइंस और बेंचमार्क मिस हो रहे हैं क्या, ऐसे दिख रहा है क्या। लैक ऑफ फंक्शनल स्टैंडर्डाइजेशन, जिसके बारे में मैंने आपको बोला कि सेम साइज का स्पैनर नहीं है, अलग अलग स्पैनर हम यूज कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ हो रहा है क्या, फोकस कीजिए वहां पे। अननेसेसरी मूवमेंट हो रही है क्या ऑपरेटर की, फोकस कीजिए वहां पे। मोर अटैचमेंट पॉइंट्स देन एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द सेम थिंग अगेन। एडजस्टमेंट आफ्टर इनिशियल सेटअप, एनी यूज ऑफ द एक्सपर्ट ड्यूरिंग सेटअप, ये भी एक क्रिटिकल चीज है कि किसी डिसीजन के लिए आपको एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ रही है क्या। जरूर क्वेश्चन कीजिए ऐसा क्या पार्ट है जिसमें आपको एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि दैट इज द स्कोप फॉर योर स्टैंडर्डाइजेशन, राइट। सो ये ऑल चीजें आपको जब एनालिसिस कर रहे हो आप, तो बेसिकली देखनी है कि इसमें से आपका क्या क्या स्कोप आ सकता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस माय वेस्ट।